हेलो दोस्तों। तो चलिए एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है नव भारत क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीटेट का जो 6 to 8 का जो आपका डिस्कशन करने वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज है हमारा, उसका मैथ्स का डिस्कशन आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। तो चलिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 31 से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 यानी मैथ्स के सेक्शन का पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। ये आपका स्क्वायर रूट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डाटा जो दिया है बेहतरीन दिया है। डाटा क्या दिया है? बेहतरीन दिया है। तो देखिए सबसे पहले है √768 इंटू 3267 अपॉन बटे में है 144। नीचे वाला तो डाटा आसान है दोस्तों, 12 का स्क्वायर वर्ग हो जाएगा, यानी कि 144 का जो स्क्वायर रूट है 12 हो जाएगा। ऊपर में झंझट है, इसको डायरेक्ट तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 से पहले भाग दे के देखेंगे। देखते हैं कि 3 से ये कट रहा है कि नहीं। 767 तो 8 6 14 7 21, अंकों का योग 21, 3 से कटा, संख्या भी 3 से कटेगी। तो देखिए डायरेक्ट काटते हैं इसको, 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15, 1 3 6 18, यानी 256 बार में 3 से कट रहा है दोस्तों। आई होप ये टेस्ट का डिस्कशन है, लास्ट मोमेंट है। आप लोगों ने बैच में कैलकुलेशन पढ़ा होगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए। 256 गुना 3 इसको लिख सकते हैं 768 को, 256 गुना 3। और 256 में 2 से जब भाग देंगे तो 2 पे पावर 8 आता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूना 256। आप लोग कर लेंगे। तो दोस्तों 768 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 1, क्योंकि ये 256 है, 256 या 468, इसका स्क्वायर रूट गुना। अब ये झंझट है 3267। अब देखिए अंकों के लास्ट में 7 है, यानी परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का स्क्वायर ये नहीं है। तो भाग देंगे, सिंपल। 7 6 13, 2 15 3 18। ये क्या हो रहा है दोस्तों, 9 से कट रहा है। 9 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो 9 से भाग दे के देखिए कितना बार में कटता है। 9 तिया 27, 9 चौका 36, तो 9 तिया 27, 5 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 2 9 तिया 27। चेक कीजिए, 9 तिया 27 2, एकदम सही है। 363 गुना 9 होगा। 363 गुना क्या होगा? 9 होगा। तो 363 को जब 9 से गुना करेंगे तो 3267 आएगा। और 363 हम आंख से देख रहे हैं झांक के, तो दिख रहा है 121 या 363। ये तो मैजिकल नंबर है 121 स्क्वायर रूट के टर्म में। तो 121 गुना 3, 363 गुना 9, ये पूरा का पूरा टर्म दोस्तों हो गया 3267। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां लिखेंगे अंडर रूट 3267 को 121 गुना 3 गुना 9। समझाना है इसीलिए, नहीं तो सेकेंड्स में आंसर निकलेगा, इसीलिए आप लोग शांति से देखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, 144 का अंडर रूट सीधा 12 लिख देना, ठीक है। स्क्वायर रूट का नियम होता है कि अभाज्य संख्या पे जो पावर है उसका आधा लेते हैं। क्या लेते हैं? आधा। जब इसको 2 पे पावर 8 को बाहर निकालेंगे 2 पे पावर 4 हो जाएगा। और ये 3 है तो √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, पावर ऑड है। चलिए 121 का वर्गमूल 11, 9 का वर्गमूल 3, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 एज इट इज रह जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नीचे में है दोस्तों 12, थोड़ा सा यहां लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2 पे पावर 4, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 गुना √3 को भी रहने दीजिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, √3 गुना √3 3, 11 गुना 3 तो 33। अब बटा में क्या होगा दोस्तों? 12 होगा। क्या होगा? 12। अब देखिए 3 से 4 बार में, 3 चौका 12, 4 से 4 बार में, तो 4 चौका 16, 33 गुना 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 132 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सब लोग ठीक से देखेंगे, इसको कॉपी पे लिखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा टेक्निकली सॉल्व करना है, इसी तरह 2 गुना 2 गुना 2 भाग नहीं देना है, स्मार्ट वे में चलना है, जैसे हम आपको समझाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, जरा सा मिस्टेक हुआ आंसर हो जाएगा। देखिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे दिया इसने, y का वैल्यू दे दिया, x का वैल्यू दे चुका है, y का वैल्यू दे चुका है, तो ये टर्म हमको निकालना है, x माइनस वाई पावर माइनस वन प्लस x पावर माइनस वन माइनस वाई पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन यहां नहीं बन पाएगा, हम लोग चलते हैं पेज में थोड़ा सा। आपको दोस्तों x का कुछ वैल्यू दिया था, y का कुछ वैल्यू दिया था, वो वैल्यू एक बार देख लिया जाए। x का वैल्यू -2/3 और -3/4, -2/3 और -3/4 निकालना जो था, चलिए एक बार फिर से देखिए, निकालना था x माइनस वाई पावर माइनस वन, x माइनस वाई पावर माइनस वन, अब बीच में प्लस x पावर माइनस वन माइनस वाई पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन। चलिए एक बार मिला लेते हैं जल्दी से फास्ट, x -2/3 y -3/4, ओके, x -2/3 y -3/4, तो निकालना x माइनस वाई पावर माइनस वन। ठीक है, जल्दी से x माइनस वाई पावर माइनस वन प्लस x पावर माइनस वन माइनस वाई पावर माइनस वन, सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, हम जानते हैं कि a पावर माइनस वन हो, a नीचे जाके a पावर प्लस वन हो जाएगा, ये एक अलजेब्रा का बेसिक थ्योरम है, डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, सिर्फ इतना आप लोगों को याद होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/x पावर x माइनस वाई पावर प्लस वन, क्योंकि -1 ऊपर में है, नीचे जाके +1 पावर हो जाएगा, साइन चेंज होगा, है ना, तो साइन जब चेंज होगा तो पावर 1 लिखे ना लिखे बात बराबर, अंदर चलिए प्लस लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट डाले, x पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/x पावर प्लस वन, इस हिसाब से a पावर -1 1/a पावर प्लस वन, 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है, माइनस 1/y लिख सकते हैं इसको, और इस पे होल पावर -1। कुछ भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ x माइनस वाई की वैल्यू रख देनी है, x माइनस वाई का क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है। लेकिन एक टर्म और चलते हैं, x माइनस वाई हो गया प्लस, देखिए दोस्तों इसका अगर एलसीएम लिए तो एक्स वाई हो गया, x कट गया y माइनस वाई कट गया x पावर -1। अब देखिए 1/x माइनस वाई प्लस, अब हम जानते हैं a पावर -1, इसको उल्टा करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो a पावर 1/a पावर +1 हो जाएगा, वही काम इसमें करेंगे। जब इस पूरे पे पावर -1 है तो इसको जब +1 में हम पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला केस कहाँ आ जाता है, नीचे, ये हो जाएगा x वाई बटा y माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से जब हम माइनस खींचेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए नीचे भी x माइनस वाई और यहाँ भी नीचे x माइनस वाई, तो x माइनस वाई एलसीएम हो जाएगा, x माइनस वाई में भाग दिए तो ऊपर 1 कट के ये वाला साइन प्लस। अब देखिए इस माइनस से डरना नहीं है, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन आपका माइनस फाइनली हो जाएगा, x माइनस वाई कट गया, ऊपर में एक्स वाई हो जाएगा। सिर्फ माइनस प्लस का खेल था, शांति से आप लोग देखेंगे, जरूर समझ में आ रहा होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इस बताने का कि जिसने टेस्ट दिया है, जो टेस्ट में अपीयर हुआ, उसको 110% समझ में आने वाला है। जिसने कुछ पढ़ा नहीं है तब तो ठीक है, वो पढ़ेगा तभी तो समझेगा। चलिए अब कुछ भी नहीं करना, 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू -3/4, x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू -2/3, अब माइनस तो माइनस y का वैल्यू -3/4, तो माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। इसको हम ऊपर लेके चल रहे हैं, इसको दोस्तों ऊपर लेके चल रहे हैं, तो देखिए 1 माइनस बाहर वाला माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 दूनी 6, 6/4 दिया 12 नीचे में। अब देखिए इसको घटाएंगे चालाकी से, 4 दूनी 8 -8 प्लस 9, तो 9 में से 8 गया 1/12, कुछ भी नहीं, आप एलसीएम भी लीजिएगा तो यही होगा, 4 दूनी 8 -8 अब प्लस 9, तो 9 में से 8 गया 1/4 दिया 12। अब देखिए ये कट गया 6 दूनी
तो एक में से 1/2 गया, यानी एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, और आधा बचेगा और ये साइन 1/12। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1/2, 1/2। और ये जो डिवीजन है उसको गुना में चेंज कीजिए तो नीचे वाला पलट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पलट जाएगा, यानी 1/12 है तो 12/1 हो जाएगा। 2 से कितना बार में? 6 बार में। आंसर कितना आया? 6 आया। आंसर दोस्तों कितना आया? 6 आया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख भी सकते हैं बाद के लिए। आंसर हमारा 6 आएगा, लेकिन इसके ऑप्शन में 6 नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, 100% इसका आंसर 6 है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका आंसर होगा 6, इसमें से कोई भी नहीं है, सारा का सारा ऑप्शन गलत है। सो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप लोग आंसर 6 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी टेक्निकल क्वेश्चन है। जरा सा मिस्टेक किया आप लोग कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि a बराबर 360 और b बराबर 900। तो a और b का एलसीएम, तो a और b का एलसीएम मतलब हो गया किसका एलसीएम? एलसीएम ऑफ a और b। तो a कितना है? 360 और b कितना है? 900। HCF ऑफ a और b, भाग मतलब डिवाइड कर दिए हम लोग। HCF किसका दोस्तों? a और b। a और b कितना है? 360 और 900। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका है डायरेक्ट, या तो आपका फैक्टराइज कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2। जो हायर पावर होगा और कॉमन टर्म होगा उसको लेंगे, तो वो सब नहीं करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए बड़ा वाला नंबर को एलसीएम मान लेते हैं, बड़ा वाला को मान लिए। अब देखते हैं जिस जिस नंबर का एलसीएम निकालना है वो सब नंबर इसको काट रहा है या नहीं काट रहा है। यानी एलसीएम वो छोटा से छोटा संख्या है जिसको दिया हुआ सब संख्या काट दे। तो देखिए 900 में 900 से भाग लगाएंगे तो कट गया, लेकिन 900 में से 360 में इससे भाग लगाइए तो कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? जरूर बचेगा, पॉइंट में आएगा। तो इस 900 का ही मल्टीपल आगे लेके चलेंगे। तो अगर 900 में 2 से गुना कर दे तो 1800 हो गया। पहले तो 900 से नहीं हुआ था, अब इसके मल्टीपल में ही चलेंगे। 2 से गुना, 3 से गुना, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 से गुना किए तो अब देखिए 1800 हो जाएगा। तो 900 से तो 1800 कट जाएगा 2 बार में, और 360 से भी 1800 कट जाएगा। 360 से कितना बार में पट कटेगा? तो 5 बार में डेफिनेटली। 360 बचे, 36 बचे 180 और 0, यानी एलसीएम हमारा 900 गुना 2 1800 हो गया। एचसीएफ इस दोनों का, एचसीएफ वो बड़ा से बड़ा संख्या है जो इन दोनों को काट दे। इन दोनों को क्या करे? काट दे। तो मिनिमम कॉमन टर्म जो होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ में दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप छोटे वाले में से एग्जाम अगर निकालना है तो जादुई शक्ति नहीं होता है कुछ। जिस कैलकुलेशन से आप आंसर तक जल्दी पहुंचे वही आपके लिए बेस्ट है। तो कुछ नहीं करना, हमको निकालने कहेगा तो हम 10 निकाल देंगे डायरेक्ट, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भाग दे लीजिए। 3 बार में नहीं 1080 हो जाएगा, 2 बार में 720, और 720 हुआ तो 180 बचा। कितना बचा? 180 बचा। ठीक है, 180 बचा। और अब इस 180 से 360 में भाग दीजिए, 2 बार में 360, खत्म हो गया। और लास्ट वाला जो भाजक होता है वही होता है, क्या होता है दोस्तों? वही एचसीएफ होता है। सॉरी 10 नहीं आएगा, 180 आएगा, क्योंकि 180 दोनों में कॉमन है। 180 से दोनों ही कट जाएगा, यानी ऊपर में आया 1800 एलसीएम, नीचे आया 180, काट दीजिए 18 दाएं 80, तो हमारा 10 आंसर हो गया। आई होप हमने डिटेल में समझाया, आप समझ पा रहे होंगे। आंसर क्या हो गया दोस्तों? 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया। नेक्स्ट। चलिए, मॉडरेट रखना है स्पीड। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि उड़ा देना है, आपको समझ में भी आना चाहिए। देखिए, यदि 6 अंकों वाली संख्या, कितना अंक का है हमको क्या मतलब है? 72 से विभाज्य हो। आप लोग डिविजिबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि जो 72 से संख्या विभाज्य होगी वो 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। ऐसा दो संख्या का गुना करेंगे जिसके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं हो, यानी जिसका HCF 1 हो, यानी कि को प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य संख्या। उन दोनों को गुना करके फैक्टराइज करेंगे इस संख्या को, ये नियम होता है। तो ये संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। चलिए, अब 8 से विभाजिता का नियम क्या था? 8 में कितना 2 है? 3 2 है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 में कितना 2 है दोस्तों? 3 2 है। इसका मतलब 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या का अंतिम 3 अंक
अंतिम 3 अंक क्यों? क्योंकि 3 गो 2 है, अगर 4 रहे तो 4 में 2 गो 2 है, 2 पावर 2, तो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। 8 से विभाज्यता के लिए संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो लीजिए, अगर 8 2y 8 से भाग दिए, अगर 0 शेष आ गया तब ये 8 से विभाज्य हुआ, और ये अंतिम 3 अंक 8 2y 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब यहाँ ज्यादा नियम यहाँ पे नहीं लगाना है, एग्जाम में कोई नियम काम नहीं करता है। जिस नियम को आपने अंतःकरण में धारण कर लिया, जिसके हैबिचुअल हो गए, वही वहां काम करता है, बाकी सब कॉपी में पड़ा हुआ कचरा है। डायरेक्ट अगर दिया गया तो पहले इसमें भाग दीजिए, खट से देखिए, 8 से 10 बार में भाग लगेगा, तो 8 ना है 80, 80 हुआ, शेष कितना बचा? 2। अब 2 पर y उतरेगा, क्या उतरेगा? y उतरेगा, जो ही भाग देंगे तो y उतरेगा। y के जगह क्या ऐसा टर्म रखे हैं जो 8 से कट जाए? सिंगल डिजिट में आएगा निश्चित रूप से, विभाज्यता में हम लोग पढ़ाए हैं कि एक्स वाई जो भी आता है सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट में अगर y के जगह 2y है तो y के जगह अगर 0 रखे तो 20, 8 से नहीं कटा। y के जगह 1 रखे तो 21, 8 से नहीं कटा। y के जगह 2 रखे तो 22, 8 से नहीं कटा। y के जगह 3 भी रखे 23, नहीं कटा। तो सीधा सा 4 रखते हैं y के जगह, तो y के जगह जो है 4 रखे 24, 8 या 24, खत्म। यानी कि सिंगल डिजिट में 4 वो संख्या है जिसको y के जगह रखने पे ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जा रही है। अगर कंफ्यूजन है, ये नहीं समझ में आया, तो देखिए लिखिए, 8 से 8 है कम, 8 खत्म, 2 अब नहीं है तो 0 लगाइए, 0 लगाइए, है ना, 0 लगाएंगे, 0 लगा दिए तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, 2 होगा, भाग्य का बेसिक नियम है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ y उतरा, क्या उतरा? y, लास्ट वाला अंक उतरेगा ना जी, तो यहाँ y के जगह क्या रखोगे? अगर यहाँ 1 2 3 रखे तो 21 तो नहीं कटेगा, 22 भी नहीं कटेगा। अगर 4 रख दिए सिंगल डिजिट में तो अब देखो 8 दिया 24, 103 बार में कट गया। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि 8 से कटवाने के लिए y 4 होना होगा। y क्या होना होगा दोस्तों? 4 होना होगा। 8 से कटवाने के लिए y 4 होना होगा। तो y का वैल्यू तो हमको मिल गया 4, बस y का वैल्यू क्या मिल गया? 4। अब देखिए x पर पहुंचेंगे, तो अब देखिए ये 8 से कट चुका, तो y का वैल्यू जब 4 रहेगा तभी कटेगा 8 से। अब 9 से भी कटना चाहिए तब ना 72 से भी कटेगा। तो 9 से कटने का रूल है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, पूरी संख्या 9 से क्या होगी? कट जाएगी। तो अंकों को जोड़िए, 4 3 7, 7 8 15, 15 2 17, और y तो 4 आया, 4 3 7 8 15 2 17, और 17 4 21, क्योंकि y 4 है तो 21। 21 प्लस x, 21 में क्या जोड़े? 21 में कौन सा सिंगल डिजिट जोड़े कि 9 से कट जाए? अरे 6 जोड़े, तभी तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है। 6 जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 8 15, 15 2 17, और 17 4, y की जगह 4 आया है, तो 17 4 21, 21 प्लस x, x के जगह हम 6 रखें, x के जगह 6 रखें तो 21 6 27, 9 तिया 27। यानी 8 से कटवाने के लिए y बराबर 4 आया था, और 9 से कटवाने के लिए अंकों का योग 9 से काट के जब देखे तो x बराबर जब 6 आया तो 9 से कटा। ठीक है, तो x और y का वैल्यू मिल गया। अब इसमें पुट कर देंगे, 2x, तो 2 इंटू एक्स क्या है दोस्तों? तो 6, माइनस y क्या है दोस्तों? तो 4, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, हमारा आंसर। चूंकि आपको समझाना है इसीलिए हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो सेकंड्स में क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन उससे क्या फायदा। चलिए, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन डिटेल नहीं बता रहे हैं, आप लोग बस ध्यान से देखिए। बयालीस अभी जो था, अच्छा ऊपर ऊपर, ठीक ठीक, 35, पैंतीस, 34 हो गया, अच्छा 35, अच्छा 35 35, चलिए 35 क्वेश्चन आ गया। ये आप लोग ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए 3/4 पावर -3, अभी हम बताए थे ए पावर माइनस -3 रहे
यहाँ से ए पावर -3 रहे, ये नीचे जाएगा ए पावर +3 बन जाता है। इसी प्रकार से अगर ए बाई बी पे पावर -3 रहे तो इस पावर को अगर हम प्लस में चेंज करना चाहें, क्योंकि पावर प्लस में आएगा तभी तो हम गुना करेंगे, है ना, उस पर पावर चढ़ा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो चुपचाप बी बाय ए लिखेंगे, पलट देंगे और पावर 3 कर देंगे, ये याद रखेंगे अभी के लिए। या ए बाई बी पावर +3 हो तो इसको पलट देंगे बी बाय ए पावर -3, ए बाई बी पावर -3 हो, -4 हो तो इसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले के नीचे पलट देंगे, तब पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में आ जाएगा। तो बस यही काम इसमें कीजिए। 3/4 पावर -3 है तो इसको पलट दीजिए, 4/3 पावर +3 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, 3/4 पावर -3 था तो इसको पलट दिए, 4/3 निचल का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिए, ठीक ना। तो 4/3 पावर माइनस की जगह +3 आ गया। अब ये गुना लिखेंगे, गुना एकदम सावधानी से। अब देखिए ये पावर प्लस में ही है तो झंझट नहीं है, आराम से लिखिए चुपचाप 3/8 पावर 2। अब डिवीजन का साइन है, ध्यान से डिवीजन, 3 पावर -2 है तो हम बताए थे ना, ए पावर -2 हो तो इसको 1/ए पावर +2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाग है, इसको लिख देंगे 1/3 पावर +2। अब कुछ लोग इसको गुना बना के तब लिखा होगा, अभी गुना नहीं बना रहे हैं, अभी सिर्फ पावर का क्रियाक्रम कर रहे हैं, आगे करेंगे अगले स्टेप में इसको गुना, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब देखिए सबका पावर प्लस में है तो कोई झंझट नहीं है, 2/3 पावर 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4/3 पावर 3 लिख दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? 3/4 पावर -3 था तो इसको 4/3 पावर +3 कर दिए। अभी एक स्टेप रुकते हैं, फिर से वही चीज लिखेंगे, काटने का काट देंगे लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 4/3 पावर 3, ठीक है, गुना 3/8 पावर 2। अच्छा, इसको अब गुना में चेंज करेंगे, तो जो ही गुना में चेंज होगा ये 3 पावर +2 ऊपर चला जाएगा। 3 पावर +2 क्या होगा बच्चों, दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 2/3 पावर 2 गुना 4/3 पावर 3, ऐसा हो गया। अब कुछ कट रहा है तो ये और ये कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर हो गया 3 पावर 2 तो 3 तिया 9/8 पावर 2 तो 64 गुना 3 तिया 9 बटा 2 पावर 2 2 दूनी 4, 3 पावर 2 3 तिया 9। चलिए अब यहाँ से ये वाला टर्म को हम लोग लिखते हैं, तो 9 गुना 9 81, 81 9 गुना 9 81/64, और ये भाग 4/9, 4/9, कुछ भी नहीं करना, 81/64, और इसको गुना में चेंज करेंगे, गुना, ये पलट जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 81 नमा 729/64 चौका 256। आंसर इतना आ रहा है, आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन कुछ और तरीके से बना दिया गया है, आंसर इतना ही होगा, ऑप्शन इसका गलत है, आप लोग ठीक से मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर पे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया। चलिए इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 5 × x + y का होल स्क्वायर। अरे 25 को 5 लिख दिए तो 5 पे पावर 25 हो जाएगा और x + y का होल स्क्वायर सेम रह जाएगा, माइनस 36 को लिखेंगे 6 × x - 2y का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर, क्योंकि 6 के पावर 36 हो जाएगा, x - 2y का होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पूरा को a मान लीजिए और इसको पूरा को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए, a² - b², a इसको मान लेंगे और b इसको मान लेंगे, तो a का होल स्क्वायर a² अब माइनस पूरा b², a² - b² a + b × a - b, a + b × a - b, a + b मतलब दिस प्लस दिस, तो लिखिए दिस 5 × x + y a प्लस b, तो b ये पूरा 6 × x - 2y, a + b × गुना a - b, तो दिस माइनस दिस
5 इंटू एक्स प्लस वाई, ए माइनस माइनस बी 6 इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, गुना कीजिए। देखिए 5x प्लस 6x, एक्स वाले टर्म को जब इसको अंदर ले जाएगा, 5 को x से 5x और 6x, 5 6 11x, 5y और माइनस 12y, तो 5y और माइनस 12y तो माइनस 7y। इसका खेल खत्म। अब इसमें चलते हैं, 5x माइनस 6x तो माइनस x, 5x में से 6x किया माइनस x, 5y अब प्लस 12y 17y, 5y अब माइनस माइनस प्लस 12y 17y। तो गुणनखंड जो इसका निकला फाइनली वो इस फॉर्म में आया। पूछ रहा है जो दो गुणनखंड आया उसमें एक गुणनखंड कौन है, यही दोनों तो गुणनखंड हुआ। एक गुणनखंड पूछ रहा है तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन में देखिए कहीं कुछ दिख रहा है 17y माइनस एक्स, हाँ 17y माइनस एक्स है, बाकी 11x माइनस वाई नहीं 7y है, 17y माइनस एक्स एक गुणनखंड है। यही पूछ रहा है कि इसका जो गुणनखंड निकला तो दो गुणनखंड ये और ये, उन दो गुणनखंडों में एक गुणनखंड ऑप्शन में कौन है, तो ये है 17y माइनस एक्स। अभी तो 17y माइनस एक्स हो गया। चलिए आगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए, बनाइए अच्छे से। चलिए कलर चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस टर्म को लिखेंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है, सेम टू सेम एज इट इज उतार दीजिए, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 3x को लिखेंगे माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस 3x और प्लस 2, x को मान लेंगे x माइनस 2 माइनस 1 कौन लेंगे x माइनस 2, तो माइनस x प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1। तो इसके जगह लिख देंगे x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ पे क्या है दोस्तों x प्लस 2, काटिए थोड़ा सा अच्छे से काटिए, x प्लस 2 चला गया, x माइनस 1 चला गया, x माइनस 2 चला गया, x प्लस 1 बच गया। क्या बच गया है, x प्लस 1, क्या बच गया दोस्तों, x प्लस 1 बच गया। तो आपका जो आंसर होगा इसका x प्लस 1 ही आंसर होगा, इसका दोस्तों x प्लस 1 ही आंसर होना चाहिए। तो x प्लस 1 आंसर है। अब आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, 38 नंबर। चलिए बहुत ही कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, कलर चेंज कर लिया हमने। यदि 5x, कुछ नहीं सबको गुना कर देना, 10 बराबर 10, तो इतना का मान क्या होगा, तो सीधा सीधा x का मान निकाल लेंगे इस एक्सप्रेशन से और x का मान यहाँ रख देंगे तो पूरा 5x प्लस 6 निकल जाएगा। इसको उठाइए, ये वाला टर्म है इसको उठाते हैं, देखिए 5x माइनस माइनस 6 को अंदर ले जाइए तो माइनस के साथ 6 को ले जाएंगे तो माइनस 6x, अब माइनस के साथ यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 1/5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6/1/5। चलिए और 1/3 को ले जाएंगे तो x/3 हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए 5x में से 6x गया तो माइनस x माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/3। x वाले टर्म को एक साथ और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ। अब देखिए x प्लस 3 इधर है, x इधर जाएगा तो 4x/3 हो जाएगा जुट के, है ना, और 1/3, चलिए माइनस 1/5 इधर है, 1/3 को इधर लेंगे तो माइनस 1/3। अब देखिए 3 5 8 माइनस 8/5 दिया 15 बराबर 4x/3, 4 दूनी 8, 3 5 15, तो x बराबर माइनस 2/5। दोस्तों सिर्फ कैलकुलेशन था, इधर उधर RHS LHS का काम। x बराबर माइनस 2/5। अब जो आंसर है 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, तो 5 इंटू एक्स क्या लिखेंगे
-2/5 प्लस क्या लिखेंगे 6, 5 5 कट गया, 6 में से 2 गया 4 आंसर, 6 में से 2 चला गया, क्या हो गया 4 आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया हमारा 4। चलिए 38 पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अचर पद क्या है? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, खाली कैलकुलेटिव अलजेब्रा का दिया गया है। चलिए इसका अचर पद क्या है? तो गुना करना है, इसको क्या करना है गुना कीजिए और एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाइए। जनरल पॉलिनोमियल जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है उसमें इसको लाइए। तो नीचे देखिए, नीचे एलसीएम एक्स हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब एक से एक्स में भाग देंगे, एक्स बार में 2x³ ऊपर में, माइनस एक से एक्स बार में 3x², माइनस एक्स में एक्स के कट गया -1, गुना नीचे में x रहेगा, इसको देखिए नीचे में x ऊपर में 7 - 1 है तो 1 से x बार में x², ठीक है। चलिए अब x को x से अगर गुना करें, नीचे वाले x को ऊपर वाले x से, ये नीचे वाले दोनों x को गुना करें, x² को बाहर खींच लीजिए, x² को बाहर खींच लेंगे, कॉमन नहीं ले रहा है, बस इसको बाहर रख रहा है। अंदर क्या बचा 2x³ माइनस 3x² माइनस 9 इंटू 7 माइनस x², 1/x² क्या है दोस्तों बाहर है। चलिए आपको दिख रहा होगा, 1/x² रखेंगे। अब गुना कीजिए, पहले 7 को इससे गुना कर दीजिए, 7 को पूरे टर्म से गुना कर देंगे। गुना तो कर सकते हैं दो तरीके से, लेकिन आसान तरीका हम लोग चूज करेंगे, 7 को पूरे टर्म से गुना कीजिए तो 7 दूनी 14x³, 7 को इससे तो -21x², अब माइनस 9 सती 63, 9 सती क्या हो गया 63। अब -x² को सबसे गुना कीजिए तो -x² को इससे जब गुना करेंगे तो -2x4 क्या हो गया -2x5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, -2x5 और इस -x² को अब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x4, 3x4 इसको इससे, अब लास्ट में -x² को इससे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 9x², ठीक है, और 1/x² बाहर में है। इसको अब यहाँ लाते हैं, देखिए 1/x² दोस्तों बाहर में है, अंदर में हो गया, चलिए लिख लेते हैं 14x³ ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन लिख लीजिए, -21x² -63 -2x5 प्लस 3x4 9x²। अब लिखो 1/x², 5 वाले टर्म को पहले लिखेंगे, बड़ा वाला जो पावर -2x5, 5 से छोटा पावर कौन है दोस्तों 4 वाला है, प्लस 3x4, 3x4 फिर क्यूब 14 x³ 14x³ -21 अब प्लस 9 12 -12x², 12x क्या हो गया स्क्वायर हो गया, अब माइनस अंदर में 63 हो गया। अब देखिए इस x² से सब में डिवाइड कर दीजिए, सब में क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो x² से इस टर्म में डिवाइड होगा तो हो जाएगा -2x⁵ x पावर नीचे में 2 तो x पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बेसिक, प्लस इससे इसमें डिवाइड होगा 3x² हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, प्लस 14 x⁻³ में से x⁻² डिवाइड करेंगे x हो जाएगा, माइनस 12x² में x² से भाग देंगे ओनली 12 हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर -63 में x² से भाग देंगे x² हो जाएगा। तो ये हमारा, हालांकि पॉलिनोमियल ये नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल में जो x का पावर पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, यहाँ x² नीचे में आ गया तो पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ, एक्सप्रेशन हुआ। तो इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म कौन है, तो कांस्टेंट टर्म वही है जिसमें
x का पावर 0 हो, यानी x वाला टर्म हो ही नहीं। तो 12 है कांस्टेंट ना, -12 कांस्टेंट है ना जी, तो आंसर जो है हमारा -12 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, -12, क्योंकि +12 नहीं है, माइनस के साथ 12 कांस्टेंट आया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -12। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, -12। चलिए इसका आंसर -12। आगे चलते हैं 40 नंबर। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए इसमें दोस्तों क्या होता है, किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हैं। देखिए सबसे पहले वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। अंकित मूल्य पर 15% का छूट देकर दुकानदार को 19% का लाभ कमाता है। देखिए बताते हैं, कहता है अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर 15% का छूट देकर 19% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसी वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदने के बाद उसका मूल्य कुछ बढ़ाया जाता है, तो बढ़ बढ़ के जो मूल्य आता था मार्केट प्राइस, एमपी यानी अंकित मूल्य। अब उस अंकित मूल्य पे कम करके, छूट देके, डिस्काउंट करके बेचा जाता है, तब होता है एसपी, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो एक सीपी और एमपी का रिलेशन होता है, यानी क्रय मूल्य बटा में अंकित मूल्य होता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट नीचे में, और ऊपर 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। 100 माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ये एक रिलेशन होता है, इसको याद रखेंगे, इसी से डायरेक्ट बनेगा। दोस्तों उतना डिटेल में जाना टेस्ट पेपर है, इसके जड़ में रूट में जाना संभव नहीं है इतना कम टाइम में। बैच में जाया जाता है, चाहे टारगेट हो फाउंडेशन हो। इसको आप लोग अभी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तो इसके अपोजिट में 100 में डिस्काउंट घटाएंगे। सीपी पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो 100 में प्रॉफिट लॉस जोड़ेंगे सीपी के अपोजिट में क्रॉस करके। तो देखिए सीपी अपॉन एमपी का रेशियो जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट है 15, तो 100 माइनस 15 85। ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट तो 19% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 19 प्रॉफिट 19 तो 119, तो 17 से 5 बार में 17 बचे 85, 17 सते 19, 119, तो 5/7। तो हमारे पास जो दोस्तों क्या आया, ये क्रय मूल्य वस्तु का 5 यूनिट है, तो उसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 7 यूनिट। सीपी और एमपी का रेशियो ही तो बटा होता है। सीपी और एमपी का रेशियो 5 और 7 है, 5:7 है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है, तो उसका जो अंकित मूल्य है 7 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का एमपी उसके सीपी से कितना % ज्यादा है, तो सीपी 5 है, सीपी देखिए 5 यूनिट है, सीपी 5 यूनिट है, और एमपी क्या है 7 यूनिट। तो कितना यूनिट एमपी ज्यादा हुआ सीपी से, तो 2 यूनिट। कितना यूनिट, 2 यूनिट। कितना यूनिट, 2 यूनिट। यानी एमपी सीपी से कितना ज्यादा, तो 2 यूनिट। 2 ज्यादा हुआ किससे, सीपी से, क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से तुलना हो रहा है तो वो बेस होगा, और बेस हमेशा नीचे होगा। और तो 100 में इसको गुना कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो कितना बार में, 5 से 20 बार में, और 20 दूनी 40% ज्यादा है आंसर। अर्थात वस्तु का जो मार्केट प्राइस है यानी अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है। आई होप आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आगे कर चलते हैं, आई होप आप लोग कर लिए। चलिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर था वो 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40%। आगे चलिए, कलर चेंज कर लिया जाए। 41 नंबर देखिए, सम पंचभुज वाला पिरामिड। पिरामिड ऐसे शेप में होता है, ऊपर में एक बिंदु पे सब फलक आके मिल जाता है, और नीचे में आकार रहता है चौड़ा, ऐसे रहता है। प्रिज्म अलग होता है, यहाँ पे नहीं, पिरामिड ऐसे रहता है। कहता है एफ भी और ई किसी पंचभुज आधार वाले, देखो पंचभुज आधार यानी 5 भुजा, 5 भुजा, 5 भुजा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पंचभुज हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
ये बेस है, आधार है, नीचे में पंचभुज। अब इसके सब शीर्ष को उठा के खींच दिया गया है ऊपर। ऊपर क्या किया गया है? खींच दिया गया है। ठीक है, यानी कि पंचभुज नीचे था, पंचभुज नीचे था, सब शीर्ष में तार बजा के ऊपर करके एक बिंदु पे सब तार को जोड़ दिया गया है। ठीक है, एफ भी और ई एक पंचभुज आधार, पंचभुज आधार वाला पिरामिड का फलक, फलक मतलब होता है फेस, फलक मतलब क्या होता है? फेस, है ना। जैसे इसका फलक कहे, इसका फलक कहे, एक फलक सामने से जो दिख रहा है, दूसरा फलक पीछे पीछे, तीसरा फलक ये भी, हालांकि कम चौड़ा है, ये भी फलक है, ये भी फलक है, ये भी फलक है। तो एफ जो है फलक है, एफ क्या है? फलक यानी कि फेस है। इसका फलक गिनिए कितना है। तो देखिए पंचभुज है ना, उठाए हैं पंचभुज के सब शीर्ष से ऊपर उठाए हैं, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, ऊपर में तो 5 फलक होगा। अरे 5 भुजा है तो पांचों को घींच के ऊपर न मारेंगे, 1 2 3 4 और 5 भुजा हो जाएगा। 5 फलक ऊपर और एक आधार नीचे, तो 6 फलक। क्लियर है? भी शीर्ष, भी क्या होता है? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, शीर्ष मतलब बिंदु, नोकी। 5 शीर्ष नीचे है, देखो कैसे, 1 2 3 4 5। चतुर्भुज रहे तो 4 शीर्ष, त्रिभुज रहे 3 शीर्ष, शीर्ष मतलब बिंदु ऊपर वाला, और पंचभुज है तो 5 शीर्ष, और एक शीर्ष ऊपर में है जो ऊपर चला गया, सट गया। 5 शीर्ष नीचे और एक शीर्ष ऊपर, तो कितना शीर्ष टोटल? 6 शीर्ष, तो शीर्ष 6। और जो ई मतलब एज, एज मतलब क्या कर रहा है? किनारे, किनारे मतलब होता है भुजा। अभी मान के चलिए कि एक लंबा सा किनारा, जैसे इसका किनारा, देखिए इसका किनारा कितना है, एक किनारा, फिर बगल वाला 2 किनारा पतला वाला, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 7 8। ये छोटा वाला जो भाग है किनारा होता है। देखिए किनारा इसका गिनिए, ऊपर में 5 लाइन है तो 2 3 4 और ये 5, 5 किनारा ऊपर, और नीचे में 1 2 3 4 5 किनारा मतलब घेरा चारों तरफ से। तो 5 किनारा नीचे, 5 किनारा ऊपर, 10 किनारे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 2v - 3f + e, तो 2v तो 2 गुना भी 6, -3f तो -3f का वैल्यू 6, प्लस e तो प्लस e का वैल्यू 10, 6 दूनी 12, -18 प्लस 10, 12 और 10 22, 22 में से 18 गया 4, 22 में से 18 गया 4, सही है ना जी? ठीक है, तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? 4, यानी 2v - 3f + e का वैल्यू क्या हो गया? 4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसका वैल्यू दोस्तों हमारा 4 आ गया। चलिए अब 42 आंसर होगा, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए 42 चलते हैं। समचतुर्भुज है, चलिए समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, मान लेते हैं इसका वर्ग जैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज बना के लिए इसका सब भुजा क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है समचतुर्भुज का। और इसका जो डायगोनल होता है, समचतुर्भुज यानी रोम्बस का जो डायगोनल होता है, वो इक्वली राइट एंगल ट्राइंगल पे बाइसेक्ट करता है। ये इसका नियम है, रूल है। आपको याद रखना पड़ेगा कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो दोनों विकर्ण होंगे 90 डिग्री पे, यानी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण पे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और समद्विभाजित, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो डायगोनल है एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटता है। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 70, मान लेते हैं इस विकर्ण का लंबाई 24 है और इस विकर्ण का लंबाई 70 है, तो हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि ये भी विकर्ण 2 बराबर भागों में बट जाएगा रूल के अनुसार, जो इसका नियम होता है। तो ये वाला आधा पार्ट 12 और ये भी वाला 12,
ये भी विकर्ण दो बराबर भागों में बट जाएगा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण 70 हुआ, तो ये 35 और ये भी आधा भाग 35। अब किसी एक ट्रायंगल को उठा लेंगे, ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री यानी समकोण पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित किया तभी तो 24 का 12 और 70 का 35 आया। और ये 90 डिग्री विकर्ण के बीच का एंगल, देखिए एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का भुजा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण, और यही समचतुर्भुज की भुजा भी है। और ये दोनों लंब और आधार, तो कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, हालांकि ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग संतुष्टि के लिए देख लीजिए। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और जोड़ 35 का स्क्वायर, है ना। 12 का स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर 25 25 4 तिया 12 12 25, तो 1200 100 1300 1325 40 1365 4 1369, तो अंडर रूट 1300 दोस्तों क्या आया 69 आया। तो 1300 जो 69 होता है वो 37 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 37 का स्क्वायर 69, 13 25 में 13 गया 12 1 13, ठीक है। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्या मार देंगे 37 मार देंगे। आई होप आप लोग समझ गए पा रहे होंगे। प्रॉपर्टी से हमने बनाया, हमने किससे बनाया दोस्तों प्रॉपर्टी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आसानी से आपका बन गया, ठीक है। चलिए इसको एक दूसरे तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं कि फार्मूला होता है डायरेक्ट, जिनको ये सब समझ में नहीं आया वो लोग याद रखेंगे कि फार्मूला होता है समचतुर्भुज की जो भुजा होती है होते हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी हाफ अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर, तो पहला विकर्ण 24 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, यहाँ विकर्ण का आधा नहीं ले रहे हैं पूरा विकर्ण ले रहे हैं 70 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 24 से 576 और ये 70 का स्क्वायर 4900, 4976 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली कट छट के 37 ही आएगा, 37 ही आएगा। इससे कर लेंगे। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो d1 गुना d2/2, विकर्णों का गुणनफल बता 2। चलिए उतना टाइम है नहीं जो आप कैलकुलेट करें, आप लोग कर लीजिएगा, वर्गमूल निकाल के यही आंसर आएगा। चलिए 43 देखिए, समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगोन, बहुभुज मतलब जिसका 2 से ज्यादा भुजा हो वो बहुभुज हो गया, और समबाहुभुज मतलब वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो क्या त्रिभुज एक बहुभुज है? बहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी जो भुजा है 2 से ज्यादा है। और समबाहु त्रिभुज ले ले, जब तीनों साइड बराबर कर दे तो ये समबाहुभुज हो गया, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। और समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज में देखें इक्विलेटरल में समबाहु त्रिभुज में 60 60 60 होगा। देखिए इसका प्रत्येक अंतःकोण 60 और बाह्य कोण 120 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सरल रेखा बनना चाहिए, है ना, ऋजु कोण सरल रेखा बनना चाहिए। तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का कभी भी सम किसी भी समबाहुभुज में 180 होगा। क्या होगा दोस्तों 180 होगा। तो देखिए इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। कभी भी समबाहुभुज का क्वेश्चन आएगा, इस बात को बिना क्वेश्चन पढ़े दिमाग में एक बार रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर आसानी से क्वेश्चन इसी तरीका से बनता है। फार्मूला लिखने लगे n-2 इंटू 180/n प्लस 360/n, बाह्य कोण अंतःकोण तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे जी क्या कह रहा है। अगर इसका उपयोग हुआ तो करेंगे और नहीं उपयोग हुआ तो नहीं करेंगे, फिर लॉजिक से चलेंगे। किसी समबाहुभुज के अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है, लीजिए उसका अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल, अंतःकोण अंदर वाला कोण, उसके बाह्य कोण से, तो बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल से कितना बड़ा है 108 डिग्री बड़ा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आई होप क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसको लिख देते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल को इधर लाइए, माइनस एक्सटर्नल एंगल बराबर 108 डिग्री। क्या कह रहा है भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
तो इससे हम एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। दो संख्या का सम दिया है, जोड़ दिया हुआ योग, और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो जो बड़ी वाली संख्या प्लस वाली जो संख्या निकलेगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो इंटरनल एंगल निकल जाएगा, और दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे एक्सटर्नल एंगल निकल जाएगा। तो चाहे तो इंटरनल एंगल निकाल लें, तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। ये रूल होता है जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं, जिससे भुजाओं की संख्या निकालना आसान हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल कैसे निकलेगा, दोनों को घटा के 2 से भाग दें, 180 में से 108 गया 72, अब बटा 2 तो 36 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल दोस्तों क्या हुआ, 36 डिग्री। इंटरनल से भी होगा लेकिन ये आसान है। एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अभुजाओं की संख्या। कभी भी समबहुभुज के बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 बटा n, यानी 360 बटा भुजाओं की संख्या, 360 बटा n बराबर 36 डिग्री। ये एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 बटा n, जहाँ n भुजाओं की संख्या 36 है 360, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n बराबर 10, और यही n भुजा की क्या है, संख्या। तो दोस्तों भुजा का संख्या क्या आंसर हो गया, 10 हो गया। भुजा का संख्या क्या हो गया दोस्तों, 10 आंसर हो गया। भुजा का संख्या जो दोस्तों हमारा आंसर हो गया वो 10 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और भी तरीका है लेकिन एक तरीका फॉलो करेंगे, ये बेस्ट तरीका है। चलिए 10 आंसर हो गया। 44, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए, कहता त्रिभुज एबीसी, लिखिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी, और त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ में ए बी बराबर डी, लिखिए ये ए बी जो है डी के बराबर है, तो ए बी बराबर डी। क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो जो कह रहा है स्टेप लेना हम शुरू कर दिए, जो पूछेगा आंसर निकाल देंगे। ए बी बराबर डी। अब देखो ए सी बराबर ई एफ, तो ये जो ए सी है ई एफ के बराबर, देखो ध्यान से, ए सी बराबर डी एफ के नहीं है, ए सी बराबर ई एफ के बराबर है, ए सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर ई एफ, और लास्ट में बी सी बराबर डी एफ, तो ये जो बी सी है वो डी एफ के बराबर है। तो बी सी बराबर क्या है दोस्तों, डी एफ के। ध्यान रखना कौन किसके बराबर है, क्वेश्चन देख के करना, अपने मन से ए बी बराबर डीई और ए सी बराबर डी एफ लेके नहीं बना देना, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखो सिंगल लाइन वाला जो है इस सिंगल का लाइन वाले के बराबर है, डबल लाइन यहाँ पे है, डबल लाइन यहाँ पे है, तो डबल डबल के बराबर है क्वेश्चन में। ट्रिपल लाइन बराबर ट्रिपल लाइन वाले के है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि ए बी बराबर डी, तो देखो ये ए बी बराबर डीई, सिंगल लाइन है ना। ए सी बराबर डी एफ, तो ए सी बराबर डी एफ नहीं, ए सी बराबर ई एफ, तो डबल लाइन ए सी पे, तो ए सी बराबर ई एफ, तो डबल लाइन ई एफ पे। बी सी बराबर डी एफ, तो बी सी बराबर डी एफ, तो बी सी बराबर डी एफ, तो ट्रिपल लाइन दोनों पे, ट्रिपल लाइन, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो गया, डी एफ। क्लियर है यहाँ तक। तो कह रहा है कि देखो त्रिभुज का जब तीनों भुजा बराबर हो तो एस 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 कन्ग्रुएंसी काम करता है, एस 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 सर्वांग समता, आप लोग बैच में पढ़े होंगे। एस 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 सर्वांग समता से दोनों का दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा, लेकिन ऑर्डर गड़बड़ नहीं करना है। तो पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। तो दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम होगा, लेकिन किस ऑर्डर में लिखेंगे, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम किसके होगा, देखो ए के बाद डीई एफ मत लिख देना, ध्यान से, ए के बाद क्या है, बी है, और बी के बाद क्या है, सी है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। आप लोग ऐसे मत लिखिएगा डी के बाद ई के बाद एफ, रीजनिंग वाला एंटी क्लॉक वाइज नहीं कर देना है ना, घन वाला चैप्टर जो डाइस वाला है वो सब नहीं करना। ए के बाद क्या आया है, बी आया है, ए और बी कौन सा लाइन वाला है, तो सिंगल लाइन वाला, तो इसमें सिंगल लाइन को खोजिए। सिंगल लाइन में ए बी है तो डी ई लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ए के बाद बी है तो ए बी सी लिखे हैं, तो ए के बाद बी है तो बी के बाद सी है ना,
तो ए के बाद बी तो मिला, लेकिन बी के बाद सी है, तो बी के बाद सी जाने के लिए ट्रिपल लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखो डी के साथ ई यहाँ आए तो सिंगल लाइन तो क्रॉस किए, चूंकि ए के साथ बी आए तो सिंगल लाइन क्रॉस किए, तो डी ई तो लिखेंगे, लेकिन ई से जो ही एफ जाएंगे इसके स्टाइल में तो ये डबल लाइन क्रॉस कर रहा है, जो कि गलत हो गया। बोलने का बहुत कुछ इस पे बोल सकते हैं, थ्योरी दे सकते हैं, लेकिन जो टेक्निक है, जुगाड़ है, वो पकड़िए। ए से बी आए सिंगल लाइन को क्रॉस किए तो ठीक है, डी से ई आए तो भी सिंगल लाइन को क्रॉस किए, ठीक है, लेकिन बी से सी गए, ए बी सी लिखे तो ए से बी से सी गए, बी से सी, तो ट्रिपल लाइन को क्रॉस करना पड़ा, लेकिन डी से ई गए और ई से एफ गए तो यहाँ डबल लाइन को क्रॉस करना पड़ा, गलत हो गया। इसका मतलब पलट के देखते हैं, ए बी सी को ईडी करते हैं, ईडी करें, क्योंकि ए से बी जाने के लिए सिंगल लाइन, ए से बी जाने के लिए सिंगल लाइन, तो ई से डी जाने के लिए भी सिंगल लाइन, ई से डी सिंगल लाइन। अब देखो ए बी सी है तो ए से बी हो गया, बी से सी, तो बी से सी जाने के लिए ट्रिपल लाइन, तो ईडी तो आया, और डी से अगर डायरेक्ट लगातार घुमा दे, डी एफ कर दे, एफ कर दे, तो डी से एफ जाने के लिए ट्रिपल लाइन, और इधर भी देखो बी से सी जाने के लिए, बी से सी जाने के लिए ट्रिपल लाइन, अर्थात सेम नंबर ऑफ लाइन को क्रॉस करना होगा। ये टेक्निक है, कोई थ्योरी नहीं है पकड़ने के लिए। तो आई होप क्लियर है। ईडीएफ मार देंगे, त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ईडीएफ, 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 सी नंबर इज द आंसर, ईडीएफ। आई होप क्लियर है। आगे चलेंगे, चलिए चलिए, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी में एंगल बी और सी के समद्विभाजक लीजिए, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, यानी अगर एंगल बी को x मानते हैं, एंगल बी को मान लेते हैं एंगल बी बराबर 2x जान के, और एंगल सी बराबर 2y, क्योंकि आधा करने में आसानी होगा, 2x को आधा करेंगे x, तो पूरा एंगल बी अगर 2x है तो ये समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, एक बिंदु P पर मिलते हैं, एक बिंदु किस पे मिलते हैं, P पे मिलते हैं, P पे मिलते हैं, एक बिंदु P पे मिलते हैं। यदि BPC बराबर 102 डिग्री, BPC बराबर 102 डिग्री, तो कोण A का मान क्या होगा, कोण A का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ABC त्रिभुज है, इसमें एंगल B और एंगल C का जो समद्विभाजक है एक दूसरे से P बिंदु पर मिलते हैं, P शायद छूट गया होगा, तो एंगल BPC 102 है, तो एंगल A का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में अगर ये पूरा B 2x है तो ये लाइन समद्विभाजक है, BP कौन B का समद्विभाजक है, ये x हो जाएगा। अगर एंगल C 2y है तो CP जो है C का समद्विभाजक है, तो ये y हो जाएगा। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल BPC में, ट्रायंगल BPC में, छोटका ट्रायंगल, ट्रायंगल BPC में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो x प्लस वाई प्लस 102 बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 में 102 को घटा देंगे, 180 में 102 को घटाइए तो 78 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 78 डिग्री होगा। चलिए अब बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। किसमें चलते हैं दोस्तों, बड़ा वाला ट्रायंगल में। एंगल A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, एंगल A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। एंगल A को वही लिखेंगे, B को क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं 2x, क्योंकि 2x माने है 2x, प्लस C को क्या लिख सकते हैं 2y बराबर 180 डिग्री। देखिए x प्लस वाई 78 है, तो 2x प्लस 2y क्या होगा, दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, नहीं तो एंगल A प्लस 2x प्लस 2y क्या हो जाएगा, 78 गुना 2 तो 70 दूना 140, 16 156 बराबर 180। अब एंगल A बराबर, ठीक है, ऊपर लिखते हैं एंगल A बराबर 180 में से 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44 होना, 10 में से 6 गया 4 और 17 में से 5 गया 12, यानी कि 24 डिग्री। 156 घटाएंगे ना, 180 में से 156 घटाएंगे तो 124 ने ओनली 24 डिग्री,
तो आंसर क्या हो गया दोस्तों 24 डिग्री। आंसर क्या हो गया 24 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 24 डिग्री। चलिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। माध्य हो जाएगा, सब डाटा को जोड़ लेंगे। सब डाटा को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सब डाटा को जोड़ेंगे, सब डाटा को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ टर्म से भाग दे देंगे, तो माध्य और औसत वही होता है। डाटा को जोड़िए तो 14 10 24, 1 25 9 34, 34 30 64, 64 और 5 69, 69 और 30 99, 100 116 और 20, 136 135, 135 सब को जोड़ेंगे और जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से भाग देंगे, तो माध्य जो हो जाएगा सबको ऐड करेंगे, सम करेंगे और नंबर ऑफ टर्म से भाग देंगे, माध्य हो जाएगा। अब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, छोटा को पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और जो सबसे बीच में आएगा, सबसे जो बीच में आएगा वो माध्यिका हो जाएगा। टाइम का अभाव है दोस्तों, माध्यिका हो जाएगा। और बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो यहाँ हमको रिपीट होते हुए शायद 30 ही दिख रहा है, 30 से ज्यादा कोई नहीं आया, तो बहुलक हो जाएगा जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद कुछ आंसर आएगा। जोड़ने के बाद आपका इसमें कुछ आंसर आएगा। तो जोड़ने के बाद जो दोस्तों आंसर आएगा 80.5 आ रहा होगा। ठीक है, आराम से करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो टफ क्वेश्चन है उसी को हम बता रहे हैं, इसका 80.5 आंसर दे रखा है, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं, बहुत आसान चीज है। सिर्फ टाइम खाएगा, सर खाएगा, अभी टाइम का अभाव है, तो 80.5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बक्सा है, चलिए बक्सा में जो संख्या लिखा हुआ है इसको जरूर बताएंगे, इसमें फकैती नहीं करना है, ये क्वेश्चन अच्छा है। उसमें कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, देखिए उसमें लिखा हुआ है 31 31 32 33 डॉट 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 69 70 तक लिखा हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, कुल कितना हुआ 31 से 70, तो 70 में 31 घटा दीजिए तो 39, 70 माइनस 31 39 ना जी, और +1 होगा तब टोटल आएगा 40। कहो क्यों, क्यों 31 में 39 जोड़े तो 70 आया, 31 खुद भी तो होगा ना, उसको एक जोड़ेंगे ना। अरे 31 से 70 जाना है, कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो 31 में कितना जोड़ेंगे 70 आएगा, तो 39, क्योंकि 9 1 10 को सुना बाकी 1 3 3 6 1 7 40 नहीं 39, तो 39 वो हो गया, क्योंकि 31 में 39 और टर्म जोड़े तो 70 हुआ, तो 39 हो गया। और 31 को अभी हम छोड़े हुए, 31 को और ऐड कर देंगे 39 में, तो टोटल टर्म हो जाएगा 40। कुल कितना हो गया 40। एक कार्ड पर केवल एक संख्या बक्से के अंदर बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है, तो लिखी गई संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, इसकी प्रायिकता। अब ध्यान से सुनो, 31 से 70 तक देखो एक बक्सा में 40 गो कार्ड रखा हुआ है, एक कार्ड पे 31 है, एक पे 32 लिखा हुआ है, एक पे 33 है, एक पे 34 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला कार्ड पे 70 लिखा हुआ है। उस बक्सा में से इस 40 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया गया। ठीक है, एक कार्ड पे केवल एक संख्या है, बिना देखे यादृच्छया रैंडमली एक कार्ड निकाल लिया गया। एक कार्ड निकालने के बाद अभाज्य संख्या उस पर नहीं हो, उसका क्या प्रायिकता है। तो पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या 31 से 70 के बीच अभाज्य संख्या पेशेंटली निकालेंगे। देखिए 31 हो गया अभाज्य, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 44 45 46 नहीं है, 47 है, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है,
52 नहीं है, 53 है, 54 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 है, 60 नहीं है, 61 है, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 है, 68 नहीं है, 69 नहीं है। चलिए इतना हो गया अभाज्य। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो अभाज्य संख्या निकाल लिए। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना निकला? 9। तो देखिए ये तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया। टोटल अभाज्य संख्या कितना निकला? 9। तो अभाज्य कितना निकला? 9। टोटल अभाज्य कितना निकला? 9। तो ये तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया ना जी। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितना संख्या टोटल है। तो टोटल संख्या 40 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 40 है। और नंबर ऑफ इवेंट मतलब अभाज्य आने वाली घटना। अभाज्य कौन कौन सा अंक आ सकता है? 31 से लेके 70 तक जो भी है ये सब आ सकता है। तो अभाज्य नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, चूंकि अभाज्य का संख्या 9 है, तो नंबर ऑफ इवेंट घटना की संख्या हो गया 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 9 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुल जो संख्या है 40 है। ये जो प्रोबेबिलिटी निकला है, प्रायिकता निकला है, वो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है, क्योंकि 9 गुना अभाज्य है। तो 9 बटा टोटल कार्ड अभाज्य आने का प्रायिकता है। हम प्रोबेबिलिटी में जानते हैं किसी घटना के होने प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता 1 होगी, है ना। किसी घटना के होने प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता 1 होगी। तो अभाज्य होने की प्रायिकता 9/40 प्लस अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता। अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता मतलब भाज्य होने की प्रायिकता। अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता मतलब भाज्य होने की प्रायिकता। तो अभाज्य होने की प्रायिकता 9/40, अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता यानी भाज्य होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है ना। घटना होने प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता 1। तो भाज्य होने की प्रायिकता 1 माइनस 9/40, और जब घटाएंगे 1 में से 9/40 तो 31 बटा क्या निकलेगा? 40। 31 बटा क्या निकलेगा? 40। देखिए दोस्तों, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 9 अभाज्य है तो 31 भाज्य होगा। तो 31 भाज्य होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? भाज्य की संख्या 31 और बटा टोटल संख्या 40, तो 31/40, बात खत्म है। तो दोनों तरीका से देखेंगे, है ना। ये डायरेक्ट था, फॉर्मूला वाला, कॉन्सेप्ट वाला, इसीलिए हम बताए। देखिए 2 क्वेश्चन बचा है, लास्ट है, फट से देख लेते हैं। इसको स्पीड में बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना। एक तार वृत्त की आकृति के रूप में है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर था। इसमें छूट गया क्या? 48, हाँ 154 था, 154 था। चलिए, वृत्त की आकृति का क्षेत्रफल 154 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154। आर निकाल लेंगे, आर निश्चित रूप से यहाँ 7 आएगा, लेकिन कैसे आएगा देख लीजिए। 22/7 पाई हो गया, आर स्क्वायर बराबर 54। अब देखिए 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 49, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो मोड़ा जाता है तो घेरा है। तो जब वर्ग की त्रिज्या 7 है तो इसका सरकमफेरेंस घेरेंगे तो परिधि निकाल लीजिए। तो जो परिधि होगा घेरा 2 पाई आर यानी 2 गुना 22/7 गुना आर 7, तो खत्म। तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्त हमको दिया हुआ था जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर था, उसकी जो परिधि घेरा आया 44 सेंटीमीटर। उसी वृत्त को वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग बनाया गया है तो वर्ग का परिमाप जो होगा वो पूरा का पूरा तार का लंबाई हो जाएगा। यानी कि जिस वृत्त से वर्ग बनाया गया तो वृत्त का जितना परिमाप है वही परिमाप वर्ग का भी होगा, क्योंकि वही तार को तो खाली आकृति चेंज किया गया। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप मतलब घेरा चारों तरफ, वही वो तो वृत्त का ही परिमाप हो जाएगा या परिधि हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि 44 निकला है। अब ध्यान से देखिए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर, तो 11। तो वर्ग का भुजा कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा 11 है तो 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर। 100 क्या हो गया? 21 सेंटीमीटर।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49। चलिए खतरनाक क्वेश्चन है, अगर जरा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन जो भी जहां से भी हुआ है दिमाग वाला आदमी ने सेट किया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। घनाभाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात, बिना फिगर बनाए आप लोग समझेंगे नहीं। घनाभ ये होता है, देखिए इसका लंबाई ये है, इसका चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, ऊपर वाला तीसरा डायमेंशन ऊंचाई ये है, ऊंचाई ये है। ध्यान से देखेंगे, घनाभाकार घनाभ का आयतन एल बी एच, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखिए लंबाई चौड़ाई को ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, एल बी और एच का अनुपात दिया हुआ है 6। 49 नंबर दोस्तों, 6 4 3, ठीक है 6 4 3 कितना दिया हुआ है, 6 4 3, क्लियर है। आयतन दे रखा है तो देखिए अनुपातिक राशि को मान लेते हैं, लंबाई को मान लेते हैं 6x, चौड़ाई को मान लेते हैं 4x और ऊंचाई को मान लेते हैं 3x। आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल बी एच, एल बी एच तीनों को गुना करेंगे, एल बी एच 6 चौका 24, 24 गुना 3 एक्स स्क्वायर है ना, 6 चौका 24 गुना 3 72 भी लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन भारी हो जाएगा। बराबर क्या हो गया 4608। अब इसको बड़े पेशेंटली काटिए, देखिए कितना बार में कटता है, आसानी से काटिए। एक्स क्यू, अच्छा 6 चौका 24 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा, देखो 6 चौका 24 एक्स स्क्वायर इंटू 3x, ये 24 गुना 3 एक्स क्यू। जान के हम लोग 72 नहीं बना रहे हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा गड़बड़ कर देगा। 4608, हमको कुछ नहीं आता है, देखते हैं 8 6 14 4 18, 3 से खटाक कटेगा, 3 से 15 12 में 45, 1 3 3 9 3 6 18, अभी तो कटेगा। काटते हैं, 4 6 का 4 6 का 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 4 8 32, 1 4 चौका 16, 6 से काटिए जरूर कटेगा, 6 7 बलिए 6 6 36, 2 6 चौका 24, यानी एक्स क्यू आ गया 64। तो 64 4 का क्यूब रूट होता है, तो एक्स बराबर 4 गुना 4 गुना 4 आ जाएगा। 8 नहीं लिख देना, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। एक्स बराबर जब 4 आया तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 6x, 6x मतलब 6 चौका 24, चौड़ाई कितना हो गया 4x, तो 4 चौका 16, ऊंचाई कितना हो गया 3x, तो 3 चौका 12। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ नहीं कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ होता है चारों तरफ पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। पार्श्व पृष्ठ होता है सामने वाला, पार्श्व पृष्ठ मतलब टेढ़ा पृष्ठ, टेढ़ा चारों तरफ, पार्श्व पृष्ठ मतलब हुआ ये वाला जो टर्म है, और जस्ट इसके अपोजिट पीछे जो है, पीछे जो है वो दोनों को काट देंगे, वो दोनों को क्या कर देंगे, काट के निकाल देंगे। इसका क्या हो जाएगा एरिया, इस वाले तो लंबाई गुना चौड़ाई, चूंकि ये लंबाई ये आपका चौड़ाई, यानी यहाँ समझने के लिए नीचे वाला जो है इसका और ऊपर वाला का एरिया निकाल देंगे, समझे। सॉरी आगे वाला नहीं निकालेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाले एरिया को रिमूव कर देंगे। तो उतना नहीं, ट्रिक एक बात का याद रखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है ना। एल बी को खा जाइए, पार्श्व पृष्ठ का एरिया निकल गया। टोटल सरफेस एरिया में एल बी को घटा दीजिए, टोटल सरफेस एरिया आसान है, सबको याद रहता है, बचपन से ही रटता है। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। एल बी को हटा देंगे तो जो बच गया 2 इंटू बी एच प्लस एल एच, ये हो गया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी घेरा, चारों तरफ घेरा वाला क्षेत्रफल। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2h कॉमन आ रहा है, b प्लस एल बच गया, b प्लस एल जोड़िए, देखिए b 16 एल 24, 24 10 34 6 40, 40 और h कितना है 12, ये कितना है 2 तो 12 दूनी 24 चौका 96, 96 पे 1 0, 960 आंसर आना चाहिए, 960 आंसर आना चाहिए। इसका 2 ही ऑप्शन है। अच्छा हाँ 960 है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 960 आंसर, 960। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, फार्मूला बेस्ड है लेकिन कैलकुलेशन है। करा के एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, कुछ भी नहीं बनाने की कोई जरूरी नहीं है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। 300 कितना है 96, देखिए क्या दिया हुआ, पाई का वैल्यू
22/7 आर स्क्वायर, आर नहीं दिया है। ऊंचाई कितना है 14 बराबर 396 है ना। काटते हैं 11 से 2 बार में, 11 तिया 33, 6 11 छक्का 66, 2 से 18 बार में कट गया है ना। अब 7 दूनी और 2 नमा, यानी कि आर स्क्वायर आ गया 9, तो आर आ गया 3 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ, तो जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का जो दोस्तों वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं, वक्र पृष्ठ चारों तरफ का वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, आर अभी तुरंत निकला है 3, और ऊंचाई, ऊंचाई आपको दे रखा है क्वेश्चन में 14, 7 से कितना बार में 2 बार में। देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 तिया 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, 80 तिया 240 और 24, 240 20 260, 4 264, बी नंबर 264 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप